बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आपकी खिदमत में क्यू ए लॉ यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजिर। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने नाजायज़ कब्जे के हवाले से बात की, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट को डिस्कस किया, जिसमें हमने ये जाना कि अगर कोई शख्स या कोई ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक से जायद अशखास, एक से जायद लोग आपसे आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा छीन लें, आपको बेदखल कर दें, तो आपने किस कानून के तहत रिलीफ लेना है और अपने कब्जे को रिस्टोर करवाना है। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट एक फौजदारी प्रोसीडिंग है, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, यानी कि इसमें क्रिमिनल ट्रायल चलता है सेशंस कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को गोश गुजार करना जरूरी समझती हूँ कि अगर आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अंडर रिलीफ लेने जा रहे हैं, यानी कि अपने कब्जे को रिस्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो आपके पास बहुत ही कम वक्त है। जिस वक्त कब्जा आपसे छीना जाएगा, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके आपने मुतलका अदालत से रुजू करना है और इस्तगासा फाइल करना है। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि जिनकी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा है और बहुत सालों से है, 10-10, 20-20 साल गुजर गए हैं, उन ज़मीनों पर, उस प्रॉपर्टी पर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट काम नहीं करेगा और वो टाइम बार्ड तस्वुर किया जाएगा। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के अंडर अगर आप रिलीफ सीख कर रहे हैं, अगर रिलीफ लेने जा रहे हैं, आपने इस्तगासा फाइल किया है, तो फौरी तौर पर आपको वो इस्तगासा फाइल करना पड़ेगा। जितना वक्त ज़्यादा गुजरेगा उतना ही वो आपके केस को कमज़ोर करता रहेगा, क्योंकि आप ये साबित नहीं कर सकेंगे कि पोजेशन आपके पास था। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो पोजेशन उसके पास चला जाएगा और अदालत इस कानून के तहत ये डिसाइड नहीं करेगी कि कौन मालिक है या कौन लीगल ऑक्यूपेंट था। यहाँ पर सिर्फ ये देखा जाएगा कि प्रेजेंट ऑक्यूपेंट कौन था, यानी कि उस वक्त जब के इस्तगासा आया उस वक्त पोजेशन किसके पास था और वो कितने अरसे से था। अगर तो वो 1-2 दिन की बात है या 1 हफ्ते की बात है तो उस डिले को साबित किया जा सकता है, कंडोन किया जा सकता है। लेकिन अगर ये डिले सालों पर मुहित है तो उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से आपका इस्तगासा टाइम बार्ड तस्वर किया जाएगा। इलीगली डिस्पोजेस करने के हवाले से एक और कानून है, सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें एक सिविल दावा लगाया जाता है। वो भी एक समरी प्रोसीजर है, इंस्टेंट रिलीफ देता है और लास्ट पोजेसर उसका पोजेशन रिस्टोर करता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 9 ऑलरेडी मौजूद था इलीगल डिस्पोजेशन के हवाले से और इंस्टेंट रिलीफ भी दे रहा था, तो फिर इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की जरूरत क्यों महसूस की गई और उसका दायरा कार कहां तक महदूद है। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिए। दोस्तों, सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है, आइए उसको देखते हैं। सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहता है कि सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी एक ऐसे शख्स की तरफ से दायर किया गया दावा जिसको उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है। प्रॉपर्टी का इमूवेबल होना जरूरी है। सेक्शन ये कहता है कि इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person claiming through him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other law that may be set up in such suit। सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर किसी शख्स को डिस्पोजेस कर दिया गया है उसकी मर्जी के बगैर, यानी कि वो पोजेशन एंजॉय कर रहा था, वो वहां पर काबिज था, लीगली काबिज था या इलीगली काबिज था, कानून इस चीज को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेगा, क्योंकि टाइटल को डिस्कस करने के लिए आपको सिविल कोर्ट से रुजू करना पड़ेगा और अपने टाइटल को वहां पर साबित करना पड़ेगा कि असल मालिक कौन है। अब यहाँ पर जो शख्स है वो एक काबिज शख्स है, जिसके पास कब्जा है, जिसके पास पोजेशन है, जो कि ऑक्यूपेंट है, जिसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है उस जगह को। अगर उस शख्स को बगैर उसकी मर्जी के, विदाउट हिज कंसेंट एंड विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, अगर बगैर किसी कानूनी चाराजोई के, कानूनी कार्रवाई के उसको घर से बेदखल कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में वो शख्स सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत दावा फाइल करके अपने पोजीशन को रिस्टोर कर सकता है। सेक्शन 9 भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से बात करता है और इस दावे की मियाद 6 माह तक है, यानी कि जिस दिन किसी को डिस्पोजेस किया गया उसके 6 माह के अंदर अंदर आपको ये दावा फाइल करना जरूरी है। अगर 6 माह के अंदर ये दावा फाइल नहीं किया जाता तो ये टाइम बार्ड तस्वुर किया जाता है। ये बहुत ही इफेक्टिव दावा है और समैरिली डिसाइड किया जाता है, यानी कि फौरी तौर पर इसका डिसीजन किया जाता है और इसमें टाइटल की डिटेल्स में अदालत बिल्कुल भी नहीं जाती। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के होते हुए इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की जरूरत क्यों महसूस की गई, या इन दोनों में फर्क क्या है। आसान अल्फाज में मैं ये डिस्कस करूंगी कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। ये कानून के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा और वो लोग जो अपनी रेमेडी सीख करना चाह रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। जहां पर इनके टेक्निकल से डिफरेंसेस हैं कि जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक सिविल दावा है, यानी कि इसकी समाअत जो है वो एक सिविल अदालत करेगी, और जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है उसकी समाअत सेशंस कोर्ट में होगी और एक फौजदारी प्रोसीडिंग्स हैं, ट्रायल होगा उसके अंदर। लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों में जो
बेसिक डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट तब एप्लीकेबल है जब किसी शख्स को किसी ऐसे शख्स ने बेदखल कर दिया जो कि कानूनी इख्तियार नहीं रखता था, जिसके पास कोई लीगल राइट नहीं था उस शख्स को उस जगह से बेदखल करने का। यानी कि जैसे कब्जा माफिया हो गया या कोई और नाजायज काबिज जिसने आपकी प्रॉपर्टी से आपको गैर कानूनी तौर पर, मुकम्मल तौर पर आपको आपकी प्रॉपर्टी से बेदखल किया। ऐसे केस में आप अपनी रेमेडी इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के थ्रू हासिल करेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर काबिज हैं जिसका ओनर कोई और है और उसके पास लीगली, कानूनी तौर पर इख्तियार है कि वो आपसे कब्जा ले सकता है, लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी कि कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए वो आपसे कब्जा लेने का मजाज तो है, लेकिन उसने किया क्या कि उसने कानून की मदद नहीं ली और आपको इलीगली डिस्पोजेस कर दिया। यानी कि एक तो विदाउट कंसेंट डिस्पोजेस किया, आपको आपकी मर्जी के बरखिलाफ आपसे कब्जा छीन लिया, और दूसरा ये कि विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी कि कानून के तकाजे पूरे ना करते हुए आपको बेदखल किया। ऐसे केस में आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा फाइल करेंगे और आपको रेमेडी इस दावे के थ्रू मिल सकती है। मैं अपनी बात को एक दफा फिर दोहराऊंगी कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट वहां पर अप्लाई होगा जहां पर इलीगली आपको किसी बंदे ने डिस्पोजेस किया है, आप को बेदखल किया है, जिस शख्स के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आपको डिस्पोजेस कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की रेमेडी आप तब अवेल करेंगे जब आपको किसी ऐसे शख्स ने डिस्पोजेस किया है जो कि कानूनी तौर पर आपसे कब्जा लेने का मजाज तो है, लेकिन उसने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर आपकी मर्जी के बरखिलाफ आपसे वो कब्जा ले लिया हो। ऐसे केस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दावा फाइल किया जाता है। अब आ जाते हैं इनकी मियाद पर। जैसे कि मैंने पहले गुजारिश की, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो दावा है सेक्शन 9 का, उसकी मियाद 6 माह है, और इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट की जो रेमेडी है वो भी आपने एज सुन एज पॉसिबल अवेल करनी है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो दावा है वो अपीलेबल नहीं है, इंस्टेंट रिलीफ देता है और उसमें दूसरी पार्टी अपील नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि अपील के अलावा उसमें ऑल्टरनेट रेमेडीज मौजूद हैं जो कि रिवीजन या रिट की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम उसमें अपील में नहीं जा सकते। अगर अग्रीव पार्टी ये समझती है कि अदालत ने गलत पोजीशन को रिस्टोर कर दिया, यानी कि उससे कब्जा लेकर जो प्लेंटिफ है, जो मुद्दई है, जो दावा कर रहा था, उसको जो कब्जा दे दिया वो गलत है, तो कानून ने इसको अपीलेबल करार नहीं दिया। यानी कि वो अग्रीव पार्टी अपील में नहीं जा सकती, बल्कि उसको या तो रिवीजन में जाना पड़ेगा या फिर रिट में। और यहाँ पर मैं एक बात वाजे करती चलूं, अपील के पैरामीटर्स डिफरेंट हैं, रिवीजन के डिफरेंट हैं और रिट के डिफरेंट हैं, तो आपको फिर उन पैरामीटर्स के अंदर रहकर उस ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा और अपना रिलीफ लेना पड़ेगा। जबकि अगर हम इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट को देखें तो उसमें अग्रीव पार्टी को अपील का राइट हासिल है। 30 डेज के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट में अपील लगा सकती है। एक मैक्सिम है लॉ का जिसको मैं अक्सर कोट करती हूँ, और वो ये है कि लॉ हेल्प्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट। इसी तरह जो लिमिटेशन का पीरियड है वो मद्देनजर तभी रखा जा सकता है जब आप विजिलेंट हो। अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। कानून आपके हकूक को कहाँ कहाँ क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ फराम कर रहा है, इसको जानने के लिए आपकी एफर्ट जरूरी है, क्योंकि ये माना जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको कानून का नहीं पता तो आप ये प्ली अदालत के सामने या किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के सामने ये नहीं ले सकते कि जनाब मुझे कानून के बारे में इल्म नहीं था। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के गर्ज से आपको कानून के बारे में बुनियादी इल्म होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चूंकि पुराना है और इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में आया, तो मैंने ये जरूरी समझा कि मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं कि हम एक प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि इलीगली जब भी डिस्पोजेस किया जाएगा, गैर कानूनी तौर पर जब भी बेदखल किया जाएगा, तो हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत रिलीफ लेते हैं। लेकिन इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट क्यों आया ये जानना बहुत जरूरी था। दोस्तों ये तो हो गई कानूनी बातें। यहाँ पर मैं अपने वो तमाम अहबाब जो कि एज फेलोज भी हैं और अपनी जिंदगी में स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जिंदगी में अच्छे से अच्छा मकाम हासिल किया जाए, सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, उन सबको मैं एक पैगाम देना चाहूंगी कि कभी भी नाकामी से ना डरें। अगर आपको किसी जगह पर जिंदगी में कहीं पर भी किसी नाकामी का सामना है, कि नाकामियां कामयाबियों की खुशखबरी लेकर आती हैं। अगर एक इंसान एफर्ट करता है तभी वो नाकाम होता है। अगर इंसान एफर्ट ही नहीं करता तो उसकी नाकामी का भी सवाल पैदा नहीं होता। जो इंसान मुसलसल नाकामियों का शिकार है और बार बार नाकाम हो रहा है, तो वो ये जान ले कि वो कामयाबी के रास्ते की तरफ गामज़न है, और इंशाअल्लाह जल्द या बदेर अल्लाह ताला उसके सब्र के और उसकी एफ़र्ट्स के मुताबिक उसको कामयाबी ज़रूर अता करते हैं। अपनी नाकामियों को कभी भी अपनी कामयाबी के रास्ते में आड़े ना आने दें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।